नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। टेरर का गेम ओवर। जी हां, एनआईए स्पेशल कोर्ट में अभी पेश हो सकता है तहव्वुर राणा। आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है प्रत्यर्पण के बाद और अब उसे एनआईए की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आतंकी तहव्वुर राणा को थोड़ी ही देर में वरिष्ठ वकील जो उसके हैं वो पहुंचेंगे और एनआईए के स्पेशल कोर्ट में उसकी पेशी होगी। तो हम आपको यह बता दें कि अब अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण हुआ है तहव्वुर राणा का। तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है और दिल्ली में उसे एनआईए के हेडक्वार्टर में रखा जाएगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है। चप्पे चप्पे पर वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पालम टेक्निकल हवाई अड्डे पर भी वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पर अमेरिका से जिस जहाज से वो आया है वो वहां पर लैंड हुआ है और अब यहां से प्रक्रिया शुरू होगी। और ये जो प्रक्रिया है, पहले जब वो भारत आया, दिल्ली में लैंड किया उसका जहाज, वहां से निकला, तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा और फिर उसकी पेशी। माना यह जा रहा है कि उसे ले जाया जाएगा एनआईए के हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर पर, जहां पर उसे रखा जाएगा। वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश उसको किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद उसे एनआईए की रिमांड पर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और फिर एनआईए ने जो अपने सवाल तैयार किए हैं उन सवालों को उससे पूछा जाएगा और उसका जवाब लिया जाएगा। बहुत सारी बातें साफ हो गई हैं। 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में सिलसिलेवार ढंग से, होटल ताज पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और नारिमन हाउस, ये वो जगह है जहां पर 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था और उसमें 166 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई पुलिस ऑफिसर और जवान शहीद हुए थे। उस पूरे आतंकी कार्रवाई में एक जिंदा आतंकी गिरफ्तार हुआ था और उसने सारे राज खोल दिए थे। पाकिस्तान का इसमें सीधा हाथ था, पाकिस्तान का ही निर्देश था और वो बताया था। उसके आधार पर तहव्वुर राणा का भी नाम आया था। 4 बड़े साजिशकर्ता इसमें शामिल थे: डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर राणा, अबू जुंदाल और हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा का हाफिज सईद। ये चारों थे और सबके अपने अपने काम बटे हुए थे। हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा के जरिए आतंकी मुहैया कराया था और हेडली और तहव्वुर राणा जो थे वो साजिश करता थे। रेकी इन्होंने की थी, हथियार इन लोगों ने सप्लाई की थी और पूरा प्लान सेट हुआ था कहां कहां पर ये हमले किए जाएंगे और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया था। 3 दिन तक ये पूरा हमला चलता रहा और हमारे जांबाज उनका मुकाबला करते रहे और 9 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा जिसे 4 साल के बाद फांसी की सजा हुई थी। और अब तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। ये तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण, हम आपको बता दें कि अपने आप में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। तहव्वुर राणा को अब भारत लाया गया है और अब इसके बाद और भी साफ हो जाएगा पाकिस्तान का जो हथकंडा था भारत में आतंकियों को भेजकर भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाना, वो सब और साफ हो जाएगा दुनिया में। अब एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी होगी। इजराइल के राजदूत ने इसके लिए बधाई दी है, धन्यवाद दिया है भारत का उसके प्रत्यर्पण के लिए, क्योंकि इजराइल के भी कई नागरिक इस आतंकी हमले में मारे गए थे। हमारे संवाददाता इस वक्त गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं पटियाला हाउस कोर्ट से और राकेश सिंह भी हमारे संवाददाता एनआईए के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण, पहले आप बताइए अब आगे की कार्रवाई, क्योंकि अब उसे लाया गया है और अदालत में पेश करना है।
देखिए आनंद विजय जी, अभी भी तस्वीरें या साफ नहीं हो पाई है कि क्या एयरपोर्ट से सीधे उसे पटियाला हाउस कोर्ट पेश करने के लिए लाया जाएगा या फिर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाकर के उसे वहां पर पहले मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद उसे पूछताछ के बाद पेश किया जाएगा। क्योंकि यह माना जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा गतिविधियां बढ़ी है और वकीलों के लगातार आने का सिलसिला जारी है, उसे यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद फिजिकली उसे कुछ देर बाद पेश किया जाए और पेश करने के बाद एनआईए जो है उसकी रिमांड की मांग करे। क्योंकि एनआईए के पास यह अधिकार है, यूएपीए के तहत भी इसके खिलाफ मामला दर्ज है, तो 1 महीने तक जो है वो इस मामले में रिमांड की मांग कर सकती है एनआईए और उसके बाद कोर्ट जो है उसे पूछ सकता है कि आखिर इतने दिनों की रिमांड की आवश्यकता क्या है, क्या क्या सबूत है इसके खिलाफ, वो सबूत अदालत में पेश किया जाएगा और उस आधार पर जो है एनआईए को रिमांड मिल सकता है और एनआईए जो है पूछताछ में उन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी जो सवाल 26/11 मुंबई हमले में से संबंधित है। और साथ ही जो आज पेशी हो रही है यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में, उसके बारे में बताऊं कि टेरर फंडिंग मामले में इसकी पेशी हो रही है। क्योंकि एनआईए ने अलग से टेरर फंडिंग के मामले में और लार्जर कॉन्स्पिरेसी के मामले में मुकदमा दर्ज किया हुआ था और कहा जा रहा है कि हेडली और तहव्वुर राना ये दोनों ने ही जो आतंकवादी थे उनको पैसा और हथियार मुहैया कराए थे, जिसे इन्होंने इस गतिविधियों को अंजाम दिया था, जिसमें 175 से 76 बेगुनाहों की जान चली गई थी, जिसमें 9 आतंकवादी भी शामिल थे। राकेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त एनआईए दफ्तर से हैं जहां पर उसे रखा जाएगा और ये बताया गया है कि 3rd फ्लोर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है जहां पर उसे रखा जाएगा। राकेश सिंह, एनआईए दफ्तर पर आप हैं, एनआईए मुख्यालय से क्या अपडेट आपके सूत्रों के जरिए मिल रहा है? विजय, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसको डायरेक्ट जो 26/11 का आरोपी है तहव्वुर राना, उसको डायरेक्ट जो है पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। चूंकि तमाम टीमें लगी हुई हैं, जो एनआईए की टीम है वो भी लगी है, उसमें डीआईजी, आईजी और एसपी स्तर के अधिकारी हैं। चूंकि मैं एनआईए मुख्यालय पे खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा कि ज़रा देखिए दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है वो चुरुस्त दुरुस्त है। लगातार जो है वो पुलिस गश्त करती नज़र आ रही है। जो स्पेशल व्हीकल है आप देख सकते हैं कि साहब यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रांत, इसमें तमाम इक्विपमेंट मौजूद हैं। तो अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उसको सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। इसके बाद एनआईए रिमांड मांगेगी। देखना होगा कि चूंकि आज पहली पेशी होगी उसकी और एनआईए कितने दिन का रिमांड मांगती है। लेकिन अगर तहव्वुर राना की बात करें कि देखिए उसकी तमाम कोशिशें विजय फेल हो गई। चूंकि 2023 में ही अमेरिका की निचली अदालत ने प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडाइट करने के लिए उसको वहाँ से जो अपना जजमेंट है, फैसला है, वो दे दिया था। लेकिन इसके बाद जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, उसने हैबियस कॉर्पस भी डाला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वहाँ पे खारिज होने के बाद अंततः वो उसको भारत लाया गया है। यहाँ पे एनआईए कोर्ट यानी कि पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए कोर्ट है वहाँ पे पेश किया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है उसको पटियाला हाउस कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। अब थोड़े वक्त का इंतजार करना होगा। इसके बाद ये देखना होगा कि जो एनआईए है वो कितने दिन की कस्टडी मांगती है। चूँकि एनआईए को अधिकार है कि वो एक महीने तक की उसको कस्टडी मिल सकती है। तो ये देखना होगा कि क्या 10 दिन की मांगती है, 15 दिन की मांगती है। इसके बाद फिर दोबारा पेशी होगी, तब वो उस जो रिमांड मांगेगी उसको कोर्ट के समक्ष कारण बताएगी और रिमांड जो है मांग सकती है। तो अब थोड़े से वक्त का विजय और इंतजार है और ये देखना होगा कि जो तहव्वुर राना है 26/11 का जो आरोपी है, चूँकि उसने डेविड हेडली के साथ जो है पूरे भारत की रेकी की थी कि आखिरकार कैसे इस घटना को अंजाम देना है। तमाम जगहों पे गए थे, कैसे हथियारों को सप्लाई करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो चूंकि आरोपी है वहाँ से प्रत्यर्पण हो चुका है, तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि एनआईए कितने दिन की कस्टडी मांगती है। चूंकि यहाँ पे एनआईए मुख्यालय जो 3rd फ्लोर है वहाँ पे सेल बनाया गया है। वहाँ पे जो एनआईए के उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इस जांच में आईजी, डीआईजी, एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। क्योंकि जो अधिकारी जिन्होंने अमेरिका में जब इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी
तो वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो चूंकि उनको पूरे मामले की जानकारी है, लिहाजा वो जांच के समय जब उनको यानी कि तहव्वुर राना को जब कस्टडी मिलती है, एनआईए की कस्टडी मिलती है, तो तमाम ऐसे सवाल उसके सामने होंगे कि आखिरकार उसका मकसद, चूंकि मकसद था ब्लास्ट करना, ब्लास्ट हुआ, लेकिन किन और तमाम कौन और लोग थे, ये तमाम चीज़ें पता करने की कोशिश करेगी। तमाम ऐसे सवालात होंगे जो एनआईए उससे पूछताछ के दौरान उसे निकलवाने की कोशिश करेगी। चूंकि एक लंबा वक्त गुजरा है, 17 साल हो गए हैं, और 17 साल के बाद जो है उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया है, प्रत्यर्पित किया गया है, तो थोड़े से वक्त का इंतजार करना होगा। विजय, बिल्कुल, अभी इंतजार करना होगा, बहुत चीजें साफ नहीं हैं, आप भी बता रहे हैं। गोपाल कृष्ण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हर जानकारी हम ले रहे हैं, जो टेक्निकल कानूनी पक्ष जो है उसके बारे में। अब गोपाल कृष्ण, अब एक सवाल यह भी है कि 26/11 का जो हमला हुआ था, उस हमले में अब सब कुछ साफ हो गया है, सब जान गए कि जो पूछताछ हुई थी उस आतंकी से, और उसने बता दिया था कि किस तरह से पाकिस्तान इसमें शामिल था और पाकिस्तान का नाम सामने आ गया था, और उसमें डेविड हेडली से लेकर तहव्वुर राना और हफीज सईद और अबू जंदाल का भी नाम आया था कि किस तरह से इन लोगों ने साजिश रची थी और इस घटना को अंजाम दिया था। अब और क्या, किस तरह के सवाल हो सकते हैं जो कि और इन तहव्वुर राना से निकाला जा सकता है, उसका जवाब? देखिए आनंद विजय जी, जब यह हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को, उस दौरान जो है कहा जा रहा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में था और पाकिस्तान से सीधे लाइव जुड़ा हुआ था और लाइव जो है इस तमाम गतिविधियों को देख रहा था। और उसके बाद जो है केंद्र सरकार हरकत में आई और उस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, जिस तरीके से लाइव टेलीकास्ट को काटा गया था, और तब जाकर के इन सभी आतंकवादियों को मारा गया था। 9 आतंकवादी मारे गए थे, एक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन जो चार्जशीट फाइल हुई थी इस मामले में, उस सबसे पहली जो चार्जशीट थी उसमें ही तहव्वुर राणा का नाम सामने आया था और उसमें यह कहा गया था कि किस तरीके से न सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों का इसने हेडली के साथ और अपनी पत्नी के साथ भी रैकी की थी और मुआयना किया था। यहाँ तक कि हेडली को एक सेंट्रल ऑफिस मुंबई में खुलवाने का इसने प्रयास किया। गलत दस्तावेजों के जरिए यह ऑफिस खुलवाने के प्रयास किए गए ताकि वहां पर आतंकी गतिविधियों से संबंधित चीजों को अंजाम दिया जा सके। यही कारण है कि उसका को लेकर के लगातार जो है भारत प्रत्यर्पण करने को लेकर के जो भारतीय एजेंसियां है लगी हुई थी। जब उसका निचली अदालत से जब उसकी अर्जी को खारिज किया गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट तक हवाला दिया और कहा कि उसकी तबीयत जो है वो खराब है, बीमारियों से ग्रसित है, अगर उसे भारत ले जाया गया तो भारत में उसे टॉर्चर किया जाएगा, लिहाजा भारत उसे प्रत्यर्पित न किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही उसकी इस मांग को ठुकराया, उसके बाद भारत प्रत्यर्पण करने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखना होगा कि जो प्रत्यर्पण संधि हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, वो संधि में क्या कुछ एग्रीमेंट किया गया है। क्योंकि जब मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ था उस समय अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था, लेकिन उस समय जो दिल्ली जो भारत और पुर्तगाल के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी उसमें यह कहा गया था कि अबू सलेम को फांसी की सजा भारत में नहीं दी जाएगी, भारत सरकार नहीं देगी। यही कारण है कि तमाम सबूत होने के बावजूद भी अबू सलेम को अब तक फांसी नहीं दिया गया। वहीं 2000 मुंबई सीरियल ब्लास्ट की अगर बात करें तो मेनन बंधुओं को भी प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था। ऐसे कई उदाहरण है जिसे प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच किस तरीके के संधि हुई है यह देखने वाली बात होगा। इसका खुलासा बहुत जल्द होगा, उसी संधि के तहत जो है मुकदमा को आगे बढ़ाया जाएगा। राकेश जी, अब एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान का नाम इसमें आ रहा है और सब कुछ साफ है, नाम क्या आ रहा है ये तो स्पष्ट हो गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने अचानक अपने आप को इससे दूरी बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण का मामला सामने आया और भारत में उस फ्लाइट की लैंडिंग का समय आया, उसके बाद उसने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान का नागरिक ही नहीं है, पिछले 2 दशक से उसने अपने नागरिकता को रिन्यू नहीं कराया है, कनाडा का रहने वाला है, वो कनाडा का निवासी है। अब इससे क्या पाकिस्तान अपने दामन को साफ करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो तो हो नहीं सकता। तहव्वुर राना तो पाकिस्तान में था, सेना से जुड़ा था, सेना में डॉक्टर था।
विजय देखिए, पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि वो अपने बयानों से मुकर जाता है और उसने वही किया है। उसने ये कहा है कि देखिए जो तहव्वुर राना है वो पाकिस्तान का नागरिक है ही नहीं, वो कैनेडियन नागरिक है। चूँकि पाकिस्तान की, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी फितरत रही है अपने बयानों से मुकर जाना। लेकिन जब ये सब चीज़ें एक साथ लिंक होंगी, चूँकि कसाब अपने बयान में बता चुका था कि ये लोग शामिल थे, लश्कर तैयबा की और एक अन्य जो आतंकवादी संगठन है वो भी इसमें शामिल था। चूंकि हाफिज सईद का भी नाम है इसमें, तो अब जैसे जैसे लिंक चीज़ें क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन कानूनी रूप से भारत में ये चीज़ें लिंकअप होंगी, तब जो है मुझे ऐसा लगता है तब तब पाकिस्तान की, माफ़ करिएगा, तब पाकिस्तान की जो है वो बोलती बंद होगी। चूँकि पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहे हैं, बयानों से मुकरना उसकी फितरत रही है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब तमाम चीज़ें जो हैं लिंकअप होगी, जब तहव्वुर राना से इस मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी और यहाँ पे जो एनआईए के जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि आईजी, डीआईजी, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, कि आखिरकार जो है वो कहाँ कहाँ गया था रेकी करने अपने साथी हेडली के साथ। तो साफ तौर पे अभी देखिए कुछ आवाज़ आ रही है विजय, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए कुछ शायद अब थोड़ी दूरी पे हूँ मैं, क्या उसको लाया जा चुका है एनआईए हेडक्वार्टर? अभी थोड़ी सी असमंजस है, चूँकि सायरन की आवाज़ आ रही है। मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा कि देखिए कि क्या जो है उसको लाया जा चुका है, लेकिन नहीं, अभी नहीं, चूँकि पुलिस की यहाँ पे पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। चूँकि सायरन, मैं कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उसको लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, पुलिस की चुरुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, अभी यहाँ पे उसको नहीं लाया गया है। एक बात स्पष्ट कर दूं तो विजय देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की फितरत रही है अपने वादों से मुकरना, और उसने इस बार भी वही किया है, उसको कनाडियन नागरिक बताया है। और जबकि लश्कर तैयबा से ये लोग जुड़े हुए थे, जिसका मुखिया अभी भी गिरफ्त में नहीं है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक करने की एनआईए कोशिश करेगी, चूँकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है, 17 साल का एक वक्त गुजर चुका है। इसके बाद इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया, प्रत्यर्पित किया गया, तो तमाम चीज़ें खंगालने की कोशिश करेगी एनआईए। और थर्ड फ्लोर पे देखिए एक सेल बनाया गया है, स्पेशल सेल बनाया गया है। जैसे ही उसको पीसी मिलती है, यानी कि एनआईए की कस्टडी मिलती है, वैसे ही यहाँ पे आज उससे रात भर पूछताछ होगी। एनआईए के अधिकारी भी तैयार हैं, तो यहाँ पे उन तमाम चीज़ों को खंगालने की विजय कोशिश की जाएगी जो अभी रहस्य बना हुआ है। तो अभी थोड़ा सा वक्त इंतज़ार करना होगा। जैसे ही वहाँ से पीसी मिलती है, यानी कि एनआईए की कस्टडी मिलती है, यहाँ पे उसको लेकर के आया जाएगा और थर्ड फ्लोर पे जो सेल बना हुआ है, स्पेशल सेल बना हुआ है, उसमें उसको रखा जाएगा। तमाम बारीकियों, चूँकि सुरक्षा का भी मसला है, एक्स्ट्राडिशन की कुछ शर्तें होती हैं, तो तमाम उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा जो एक्स्ट्राडाइट करते समय भारत और अमेरिका के बीच हुई हैं। तो थोड़ा सा वक्त और विजय। बिल्कुल, और यही बात अभी राकेश जी जो बता रहे थे कि 2 आतंकी संगठन थे। 2006 से 2008 के बीच में इसकी पूरी प्लानिंग की गई तहव्वुर राना और हेडली के द्वारा, और उसके साथ लश्कर तैयबा भी था और हरकत उल जिहाद इस्लामी, ये भी एक आतंकी संगठन है, ये भी था, और कई लोग थे जिसके साथ मिलकर इस पूरे घटना की रूपरेखा तैयार की और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें जो आतंकवादी थे 10, उसमें से 9 मारे गए, 1 जिंदा पकड़ा गया, कसाब, और कसाब को 4 साल बाद फांसी हुई। 2008 में पकड़ा गया और 2012 में उसे फांसी हुई। और यही सवाल आपसे गोपाल कृष्ण की, वो पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया और 4 साल अदालती कार्यवाही हुई और उसके बाद उसको फांसी हुई। अब 17 साल के बाद तहव्वुर यहाँ पर लाया गया है और लोग, ये मुंबई के हमारे सहयोगी, जब लाइव बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग एक अंदेशा ये भी लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलती है, सुप्रीम कोर्ट आते आते तो एक लंबा समय लग जाएगा उसको सज़ा मिलने में।
देखिए आनंद विजय जी, जरूर भारतीय न्याय प्रक्रिया जो है उसमें यह कहा जाता है कि 100 बेगुनाह जो है वो छूट जाए, लेकिन एक जो है गुनाहगार को जो है नहीं छूटना चाहिए। तो इसमें ये जरूर है कि थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जिस तरीके से 4 साल के भीतर कसाब को उसके अंतिम अंजाम तक उसके किए की सजा जो है वो दे दी गई थी, तो यहाँ उम्मीद की जा रही है कि चूंकि बहुत ज्यादा सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही सबूत इसके खिलाफ मौजूद है, बातचीत रिकॉर्डिंग मौजूद है, तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, तो उतना वक्त नहीं लगेगा तहव्वुर राणा के मामले में। लेकिन जो प्रत्यर्पण संधि हुई है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि हुई है, उस हिसाब से ही इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब यह मामला सामने आया था उस दौरान इसे जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें नाम था और इसे भगौड़ा घोषित किया गया था और इसकी लगातार कोशिश में लगी हुई थी एजेंसियां, और तमाम प्रयास के बाद एजेंसियों को जो है इतनी बड़ी सफलता मिली है। लेकिन जब इसे पूछताछ होगी, इसमें हेडली का भी नाम सामने आएगा, तो इसके बाद क्या भारत सरकार हेडली को भी लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि जो भी गतिविधियों को अंजाम दिया गया उसमें हेडली जो है बराबर का हिस्सेदार है। दोनों ने मिल करके जो है रैकी की थी, दोनों ने मिल करके हथियार सप्लाई किए थे और दोनों ने मिल करके ही जो है फंड मुहैया कराए थे आतंकवादियों को, जिन्होंने इस तरीके की विभत्स घटना का अंजाम दिया था। तो अब जब मामले की सुनवाई शुरू होगी, तो बार बार मैं कह रहा हूं कि टेरर फंडिंग के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन मुंबई का जो अब एक सवाल आप हेडली का नाम ले रहे हैं, हेडली भी इसमें शामिल था, गोपाल कृष्ण, लेकिन अब हेडली वहां पर गवाह बन गया है, जेल में ही है, गवाह बन गया है। तो ऐसे में चूंकि आप दोनों लोग हैं जो आप लोग कानून के जानकारों के साथ संपर्क में रहते हैं और कवर करते हैं, तो ये सवाल इसलिए कि क्या हेडली का भी प्रत्यर्पण हो सकता है, ये संभव है अभी की परिस्थिति में? देखिए आनंद विजय जी, कई अभी कानूनी ऐसी प्रक्रिया है जिसे मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर वो गवाह बन चुका है, लश्कर तोयबा का ये जो है दोषी माना गया था तहव्वुर राणा, इसलिए वहां पर उसे FBI ने गिरफ्तार किया था और वहां पर उसे जो है रखा गया था जेल में। तो तहव्वुर राणा ही तमाम भेद खोल सकता है कि किस तरीके से डेविड हेडली जो है वो शामिल रहा है, लेकिन चूंकि वो गवाह बन गया तो मुश्किल होगा कि इतना भारत सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा डेविड हेडली को भारत प्रत्यर्पण करके लाना, क्योंकि वो एक तो दूसरे अमेरिकी नागरिक है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सरकारी गवाह है। लेकिन यहाँ पर तहव्वुर राणा के मामले में भी एक कानूनी प्रक्रिया में अड़चन आ सकती है, क्योंकि जो पाकिस्तान यह कह रहा है कि 2 दशक से उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी रिन्यूअल नहीं किया गया था, वो कनाडाई नागरिक था, उसे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि वो कनाडाई नागरिक जो है उसके पास नागरिकता है और अमेरिका से उसे प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया है, तो यहाँ पर जब मामले की सुनवाई होगी तो उसके वकील जो पेश होंगे कोर्ट में, तो इन दलीलों को भी देंगे और इस पर कहीं ना कहीं राहत की पाने की कोशिश करेंगे अदालत से कि अमेरिका से भले ही प्रत्यर्पण किया गया हो, लेकिन कनाडाई नागरिक है और वहाँ के कानून इस पर लागू होना चाहिए। खैर, अब अमेरिका से उसे यहाँ पर प्रत्यर्पित कर दिया गया है और वो ये भारत आया है। राकेश सिंह, अब यही सवाल आपसे भी कि अब जो पूछताछ होगी तो क्या उसमें लगता है कि जो राज हैं अभी भी कुछ दबे हुए, वो तहव्वुर राणा NIA की पूछताछ में उगल देगा, बता देगा? जी बिल्कुल, वही राज NIA खंगालने की कोशिश करेंगी। लेकिन एक लीगल पॉइंट मैं बता दूं कि देखिए, जब अमेरिका में इसका ट्रायल चला था तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो भी ऑन रिकॉर्ड जो एविडेंसेस हैं वो रहे होंगे, उससे भी कन्फ्रंट कराया जा सकता है। चूँकि कसाब पहले ही अपना बयान दे चुका है, फांसी से पहले ही तमाम चीज़ें उससे पूछी गई थी, तो कसाब के बयानों से भी तहव्वुर राणा को कन्फ्रंट कराया जा सकता है, चूँकि ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इससे बच नहीं सकता है। देखिए, सवाल इस बात का है कि क्या 2008 में वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं था, भले ही उसने कनाडा की नागरिकता ले ली हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान से उसके पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से उसके संबंध नहीं थे? क्या पाकिस्तान में वो पैदा नहीं हुआ था? 2008 में तो रहा होगा। तो चीज़ें जो है वो पिछली तारीख से ही चलेंगी, क्योंकि कन्फ्रंट कराया जा चुका है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे सबूत हैं जो
जो कसाब था, जो कि एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था ताज होटल में जब ये अटैक हुआ था, तो उसके बयान से भी कन्फ्रंट कराया जा सकता है। और वो चाहे अमेरिका की बात हो, चूंकि यहाँ पे वो 17 साल बाद आया है, तो वहाँ भी चीज़ें जो हैं ऑन रिकॉर्ड होंगी। तो ये एनआईए सब चीज़ें जो है, जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको लेकर के आई होगी। ऐसा नहीं उसके आधार पर अब पूछताछ होगी। बहरहाल अब जो पूछताछ होगी, जो सवाल तैयार किया गया है एनआईए के द्वारा, और एनआईए उसके सामने रखेगी और उन सवालों का जवाब निकालेगी, और सामने और भी सच इससे जुड़े आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश सिंह आपका, और शुक्रिया गोपाल कृष्ण आपका भी इस चर्चा के लिए।